एपिसोड 4 वहीं से कंटिन्यू होता है जहां से एपिसोड 3 की एंडिंग हुई थी। हम देखते हैं कि कुछ पिंक गार्ड प्लेयर 111 को अपने साथ चुपके से कहीं लेकर जा रहे होते हैं और उनसे मिले हुए कुछ स्क्वायर मार्क्स वाले कैमरे से उनकी फुटेज को गायब कर देते हैं ताकि किसी को पता ही न चले कि वहां से कोई गुजरा था। उसके बाद हम सारे प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें वापस ले जाया जाता है। तभी वो बूढ़े अंकल ग्यून के पास आकर उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसके तरीके से उसने ये गेम जीता। उसके बाद वो सब वापस मेन हॉल में जाते हैं। तभी सांगू ग्यून से माफी मांगता है और कहता है कि उसे उन सबको अलग अलग सेफ चूज करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। जिस पर ग्यून कहता है कि इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, उसे वैसे भी थोड़ी ना पता था कि वो कौन सा गेम है। उसके बाद स्पीकर में सेकंड गेम का रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें 187 प्लेयर में से 108 प्लेयर बचे थे, यानी 79 प्लेयर एलिमिनेट हो गए थे और वो लोग उन सभी मरे हुए प्लेयर्स की मनी भी उस पिगी बैंक में डाल देते हैं और अब टोटल प्राइज मनी थी 34.8 बिलियन वॉन। उसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है और खाने में उन्हें सिर्फ एक अंडा और एक सोडे की बोतल दी जाती है और एक्स्ट्रा खाना मांगने पर भी वो लोग खाना नहीं देते हैं। तभी दोक्सू और उसकी टीम के 5 लोग दोबारा से खाना लेने के लिए लाइन में घुस जाते हैं। उसके बाद खाना खत्म हो जाता है और 5 लोगों को खाना नहीं मिलता है। वो लोग गार्ड से कहते हैं कि उनका खाना कहाँ है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने प्लेयर्स को गिनकर ही खाना तैयार किया था। तभी एक लेडी बताती है कि दोक्सू और उसके साथियों ने 2 बार खाना लिया है और ये सुनकर वो आदमी दोक्सू से अपना खाना लेने जाता है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और दोक्सू उस आदमी से ज्यादा पावरफुल था और वो उसे खूब मारता है। उसके बाद काफी देर तक ना उठने पर सांगवू और ग्योन उस आदमी के पास जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वो आदमी मर गया है। ये देखकर गुस्से में ग्यून गार्ड्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि उस शख्स ने एक आदमी की जान ले ली, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप खड़े तमाशा देखते हैं। उस आदमी के मरने की वजह से एक और प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है और उसके हिस्से के पैसे भी उस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं और अब प्लेयर 107 बचे थे और प्राइज मनी हो जाती है 34 बिलियन 900 मिलियन वॉन। तभी गार्ड कॉफिन ला के उस आदमी की बॉडी को जलाने के लिए लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो स्क्वायर वाला मास्क पहन लेता है और स्क्वायर मास्क पहनने का मतलब था कि अब वो ट्रायंगल और सर्कल वालों का सीनियर होता है और अब वो इजीली वहाँ की सारी जानकारी निकाल पाएगा। उसके बाद हम उसी 111 नंबर वाले प्लेयर को देखते हैं जो एक डॉक्टर था और तभी हमें पता चलता है कि शूट के दौरान जिन प्लेयर की बची कुछ सांसें चल रही होती है वो लोग उनकी बॉडी के ऑर्गन्स निकालते हैं और एलिमिनेट प्लेयर्स की बॉडी के ऑर्गन्स निकालने में वो डॉक्टर उनकी मदद कर रहा था और ये काम वहाँ के कुछ स्टाफ करा रहे थे ताकि वो उनकी बॉडी पार्ट्स को बेचकर कुछ पैसे कमा सके और बदले में वो लोग डॉक्टर को अगले गेम कौन सा होगा ये बताते हैं और खाने के लिए उसे एक्स्ट्रा फूड भी देते हैं। 30 मिनट के बाद लाइट बंद होने वाली थी और तभी हम ग्योन और बाकी सबको देखते हैं जो काफी घबराए हुए होते हैं। एक्चुअली वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि अगर वो लोग एक दूसरे में से किसी को मार दे तो प्लेयर कम हो जाएंगे और साथ ही साथ आगे जाकर गेम खेलने के लिए कम लोग बचेंगे और उन मरे हुए प्लेयर्स की प्राइज मनी भी पिगी बैंक में ऐड हो जाएगी और सारे गेम जीतने के बाद उन्हें वो सारे पैसे मिल जाएंगे। तभी सांगबू उन सबसे कहता है कि आज रात उन्हें सोना नहीं है क्योंकि वो नहीं जानते कि लाइट बंद होने के बाद क्या होगा और उसे दोक्सू और उसके साथियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज वो एक दूसरे के साथ रहेंगे ताकि अगर कोई उन पर हमला करे तो वो साथ में मिलकर उस पर अटैक करेंगे। उसी बीच ग्यून देखता है कि दोक्सू सीबियो की तरफ देख रहा है, जिसके बाद वो सीबियो के पास जाता है और कहता है कि उसका और उस गुंडे आदमी के बीच में 36 का आंकड़ा है, इसलिए अगर लाइट्स ऑफ होने के बाद अगर वहाँ पर कुछ होता है तो वो उनकी टीम के पास आ जाए और वो चाहे तो उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती है। तभी सीबियो कहती है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो काम खत्म करके उनसे पूछता है कि अगला गेम क्या है। तभी वो उसे अंडा देता है और कहता है कि वो वापस जाए और जिंदा रहने का तरीका ढूंढे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो डॉक्टर को बताते हैं कि लड़ाई होने वाली है। एक्चुअली उन्होंने जानबूझकर सारे प्लेयर्स को कम खाना दिया ताकि सब लोग आपस में लड़े, क्योंकि वो लोग अगले गेम से पहले कमजोर प्लेयर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और ये सब गेम का हिस्सा है, इसलिए वो वापस जाकर किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हो जाए क्योंकि यही एक तरीका है जिंदा रहने का। उसके बाद डॉक्टर टॉयलेट में जाकर अंडे को चेक करता है जिससे उसे अगले गेम के बारे में पता चलता है। उसके बाद वो वापस जाकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ढूंढता है और तभी उसे दोक्सू और उसकी टीम दिखाई देती है। डॉक्टर उनके पास जाता है और कहता है कि वो उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहता है, जिस पर वो कहते हैं कि वो उसे अपनी टीम में क्यों ज्वाइन करे। तभी दोक्सू डॉक्टर से बताता है कि उसे पता है कि अगला गेम क्या है और ये सुनकर दोक्सू उसे अपनी टीम में ले लेता है और तभी सारे ट्रेंगल मास्क पहने सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर इकट्ठा होते हैं और जुनू भी उनके साथ जाता है। जिस हॉल में प्लेयर्स थे उसके दरवाजे के बाहर सारे गार्ड जाके खड़े हो जाते हैं और वो जब तक प्लेयर को लड़ाई करने से नहीं रुकेंगे जब तक फ्रंटमैन उन्हें ना कहे। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सारे प्लेयर्स काफी डरे होते हैं। उस पूरे हॉल में थर्मल डिटेक्टिव कैमरेस लगे होते हैं जिसके जरिए फ्रंटमैन प्लेयर्स को देख रहा होता है। तभी दोक्सू सोडे की टूटी हुई बोतल लेकर दबे पर आता है और एक प्लेयर को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। उसी बीच दोक्सू सीबियो को मारने के लिए उसके पास जाता है। तभी सीबियो को अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बच जाता है और उसका नाइफ गिर जाता है। तभी दोक्सू सीबियो का गला दबाने लगता है, लेकिन सीबियो उससे किसी तरह से बच जाती है। दोक्सू दोबारा उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तभी एक प्लेयर उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी दोक्सू सीबियो का नाइफ उठाकर उसे मार देता है। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी एक लेडी गार्ड से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते हैं और उसी बीच वहाँ पर एक प्लेयर आके उस लेडी को मार देता है।
उसी बीच ग्यून के ऊपर एक प्लेयर अटैक करता है, लेकिन तभी सांगू और अली आकर ग्यून को बचा लेते हैं। उसी वक्त ग्यून को बूढ़े अंकल याद आते हैं, जिसके बाद वो उस बूढ़े अंकल के बेड पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद ग्यून बूढ़े अंकल को सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बूढ़े अंकल कहीं नहीं मिलते हैं। तभी सीबी को अपनी जान बचाते हुए ग्यून के पास आती है और उसके पीछे से दोक्सू भी आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन ग्यून सीबियो को बचा लेता है। तभी दोक्सू और उसके साथी सीबियो और ग्यून पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन उसी वक्त सांगबू और अली भी वहाँ आ जाते हैं। तभी दोक्सू ग्यून से कहता है कि वो उसके और सीबियो के बीच में क्यों आ रहा है, जिस पर ग्यून कहता है कि अब सीबियो भी उसकी टीम का हिस्सा है। उसके बाद वो जैसे एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी बूढ़े अंकल की आवाज़ आती है। वो सब देखते हैं कि बूढ़े अंकल ऊपर ऊंचाई पर खड़े हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहे तो सब मर जाएंगे। बूढ़े अंकल की बात सुनकर फ्रंटमैन गेम खत्म कर देता है और लाइट ऑन कर देता है, जिसके बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ जाते हैं और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चेक करने लगती है और उनके पास जो भी हथियार होते हैं उसे वो ले लेते हैं। उसी वक्त सर्कल मार्क्स वाले वर्कर आकर मरे हुए प्लेयर्स को कॉफिन में डालकर ले जाते हैं। उसी भी जुनू चुपके से ग्यून के पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई इनहू नाम का आदमी है, जिस पर ग्यून कहता है कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर एक दूसरे का नाम नहीं जानता। ये सुनकर जुनू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्टाफ सारी बॉडीज को जला देते हैं और अब 107 में से सिर्फ 80 प्लेयर्स बचे थे, मतलब 27 लोग मर गए थे और मरे हुए प्लेयर्स की रकम पिग्गी बैंक में ऐड हो गई थी। उसके बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं। तभी ग्यून उनसे कहता है कि क्यों ना वो एक दूसरे को अपना नाम बताए, जिसके बाद वो लोग एक एक करके अपना नाम बताते हैं। वो लोग उस बूढ़े अंकल से भी उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है, लेकिन तभी भी उसे अपना नाम याद नहीं आता है। तभी ग्यून बूढ़े अंकल को शांत करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, उन्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और जो कुछ भी अभी हुआ था वो सब जुनू अपने फ़ोन में लिखता है, लेकिन तभी फिर से कोई खांसने लगता है। तभी जुनू समझ आता है कि ये एक मोर्स कोड है, जो सर्कल मास्क पहने नंबर 29 के वर्कर के लिए था। मोर्स कोड एक तरह का सिग्नल होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ये खांसी की आवाज़, घड़ी की आवाज़, चम्मच की आवाज़ या फिर और भी चीज़ों की आवाज़ के जरिए मोर्स कोड भेजा जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। तभी ग्यून देखता है कि वो बूढ़े अंकल सोए नहीं हैं। ग्यून बूढ़े अंकल से पूछता है कि क्या वो सारी रात जाग रहे थे, जिस पर वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि उसे डर था कि सब लोग दोबारा से अटैक ना कर दे, और वैसे भी उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, इसलिए वो उनके लिए नाइट वॉच का काम कर रहा था। तभी स्पीकर्स में अनाउंस होता है कि तीसरा गेम स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं, जो स्क्वायर मास्क की जगह सर्कल मास्क पहनकर अपनी शिफ्ट के लिए निकलता है, ताकि वो वर्कर नंबर 29 का राज जान सके कि वर्कर नंबर 28 उसे मोर्स कोड क्यों भेज रहा था। उसके बाद वो सारे प्लेयर्स को थर्ड गेम के लिए एक वाइट कमरे में लेकर आते हैं। तीसरे गेम के लिए उन्हें टीम बनानी थी और हर एक टीम में 10-10 लोग चाहिए थे और उन्हें टीम बनाने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। डॉक्टर ने दोक्सू से बता दिया था कि कौन सा गेम होने वाला है, इसलिए दोक्सू अपने साथी से कहता है कि जो ताकतवर आदमी हो उसे चूज करे। दूसरी तरफ सांगवू कहता है कि उनकी टीम में पहले से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की है, इसलिए उन्हें 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी चूज करने होंगे, इसलिए हर एक को एक एक आदमी लेकर आना होगा। उसके बाद वो सब प्लेयर्स टीम बनाने लगते हैं। तभी सीबियो को कोने में एक लड़की बेटी दिखती है, जिसे वो अपनी टीम में ज्वाइन कर लेती है और उस लड़की का नाम जियोंग होता है। इसी भी दोक्सू की टीम में 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी पूरे हो जाते हैं और दोक्सू अपनी टीम में हान मिन्यो को नहीं लेता है। तभी हान मिन्यो कहती है कि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन दोक्सू उसे अपनी टीम से निकाल देता है। उसके बाद सब प्लेयर्स टीम बना लेते हैं, लेकिन ग्यून की टीम में अब भी सिर्फ 9 लोग थे। उनकी टीम में अब भी एक प्लेयर की कमी थी। तभी हान मिन्यो जबरदस्ती उनकी टीम में आ जाती है और अब टीम चूज करने का भी टाइम खत्म हो चुका था। उनकी टीम में एक बूढ़ा आदमी और 3 लड़की देखकर सांगवू खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगला गेम क्या है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो किसी की भी गलती से हारे। 80 प्लेयर 10-10 करके 8 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और उन सबको गेम खिलाने के लिए दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ वो थर्ड गेम टग ऑफ वॉर गेम खेलने वाले थे। टग ऑफ वॉर गेम में 2 टीमों को रस्सी को खींचकर एक दूसरे को गिराना था। जो टीम दूसरी टीम को गिराने में कामयाब हो जाएगी वो टीम जीत जाएगी, और जो टीम हार जाएगी वो नीचे गिरकर मर जाएगी। सबसे पहले दोक्सू और उसकी टीम पहले जाती है। दोक्सू की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसके सामने वाली जो टीम थी उसमें लड़कियां भी थी और वो टीम उनसे काफ़ी कमज़ोर थी। वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोक्सू की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो लोग रस्सी को खींचकर अपने सामने वाली टीम को गिरा देते हैं और वो रस्सी पकड़कर लटक जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग रस्सी को काट देते हैं और सब नीचे गिरकर मर जाते हैं। तभी सर्कल मार्क्स पहनने वाले वर्कर आते हैं और उन सभी बॉडी को उठाकर कॉफिन में डालते हैं। इसी बीच कुछ प्लेयर्स की सांसें चल रही होती है, जिसे देखकर एक वर्कर जुनहो की तरफ इशारा करता है और उन प्लेयर को उठाकर कॉफिन में डाल देता है और उनके कॉफिन में प्लस का साइन लगाता है, ताकि उसे पता चल सके कि वो कौन सा कॉफिन है। जुनहो ये सब देख रहा होता है। उसके बाद गिवन की टीम की बारी आती है और वो सब देखते हैं कि उनके सामने जो टीम है उसमें सारे आदमी हैं, और ये देखकर वो सब टेंशन में आ जाते हैं। तभी वो बूढ़े अंकल उन सबका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि टग ऑफ वॉर गेम सिर्फ ताकत का गेम नहीं है, ये गेम अच्छी स्ट्रैटेजी और टीम वर्क से जीता जा सकता है, चाहे उनकी टीम कितनी कमजोरी क्यों ना हो। बूढ़े अंकल बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत टग ऑफ वॉर गेम खेले हैं और शायद ही वो कभी हारे होंगे। उसके बाद बूढ़े अंकल सबको इंस्ट्रक्शन बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें रस्सी के आगे और पीछे एक मजबूत प्लेयर चाहिए। उसके बाद टग ऑफ वॉर गेम स्टार्ट हो जाता है और बूढ़े अंकल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो लोग गेम स्टार्ट होते ही रस्सी को खींचकर पीछे की तरफ झुक जाते हैं और ऐसे उन्हें 10 सेकेंड तक करना है, ताकि सामने वाली टीम सोच में पड़ जाए कि वो कर क्या रहे हैं।
वो लोग पूरी ताकत से रस्सी को खींचते हैं और उसी बीच सामने वाली टीम के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और ये देखकर गियोन और उसकी टीम रस्सी को खींचना चालू कर देती है और वो पूरी ताकत से उन्हें खींचने लगते हैं। लेकिन सामने वाली टीम में सारे लड़के थे तो ऑब्वियसली उनकी ताकत उनसे ज्यादा थी। गिहोन और उसकी टीम गिरने ही वाली होती है। तभी सांग उनसे कहता है कि जब वो इशारा करेगा तो एक साथ वो सब 3 कदम आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर हान मिन्यो कहती है कि वो पागल हो गया है क्या, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो मर जाएंगे। तभी सांग कहता है कि उन्हें सामने वाली टीम को चकमा देना होगा और अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे। तभी गिहोन उन सबको सांगवू की बात मानने को कहता है, जिसके बाद सांगवू जैसे 1 2 3 काउंट करता है वो सब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर सांगू के कहने पर वो लोग 3 कदम आगे बढ़ते हैं और रस्सी की पकड़ ढीले होने के कारण सामने वाली टीम गिर जाती है, जिस वजह से गियोन भी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है। रस्सी की पकड़ ढीले होने से सामने वाली टीम गिर जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर गियोन और उसकी टीम पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगते हैं, जिसके बाद सामने वाली टीम गिर जाती है और रस्सी से लटक जाती है। तभी वो लोग रस्सी को काट देते हैं और वो सब नीचे गिरकर मर जाते हैं और गियोन और उसकी टीम जीत जाती है। उसके बाद वो वापस आते हैं जहाँ पर दोक्सू और उसकी टीम उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि उनकी इतनी कमजोर टीम के बावजूद वो जीत जाएंगे। थोड़ी देर के बाद तीसरा गेम खत्म हो जाता है और वर्कर उस प्लेस को क्लीन करके मरे हुए लोगों को जलाने लगते हैं। तभी वहाँ के कुछ वर्कर उस प्लस वाले साइन के कॉफिन को जलाने के लिए डालते हैं जिसमें उन्होंने एक जिंदा आदमी को रखा था। लेकिन तभी वो लोग चुपके से उस कॉफिन को नीचे करके आग लगा देते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वो लोग बॉडी को एक सीक्रेट जगह पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि अब वो शख्स मर चुका है, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्लेयर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सिर्फ 40 प्लेयर बचे थे। उन सब प्लेयर्स को खाने के लिए सिर्फ एक भुंटा दिया जाता है। सांगो और उसकी टीम बातें कर रही होती है कि तभी हान मिन्यो उनसे पूछती है कि इस टीम का लीडर कौन है, जिस पर सांगो कहता है कि यहाँ कोई लीडर नहीं है, यहाँ सब इक्वल है। तभी गिहुन हान मिन्यो से पूछता है कि दोक्सू ने उसे अपनी टीम से क्यों निकाल दिया, जिस पर हान मिन्यो झूठ बोलती है कि उसे किसी ने भी टीम से नहीं निकाला, उसने खुद वो टीम छोड़ी है। तभी सांगवू कहता है कि दोक्सू ने अपनी टीम में ताकतवर प्लेयर को चूज किया जिससे उसे पहले से पता हो कि गेम कौन सा होने वाला था। उसके बाद 30 मिनट में लाइट्स ऑफ होने वाली थी और उन सबको डर था कि लाइट्स ऑफ होते ही उन पर फिर से अटैक न हो जाए, इसलिए गियोर और उसकी टीम मिलकर एक बैरिकेड बनाती है ताकि अगर कोई उन पर हमला करता है तो उन्हें इतना टाइम तो मिल जाए जिससे वो अपनी जान बचा सके। तभी उन्हें देखकर दोक्सू वहाँ आता है और ग्यून से कहता है कि वो बहुत आसानी से इस बैरिकेड को तोड़ देगा। तभी ग्यून कहता है कि वो अपने बारे में सोचे क्योंकि उसकी टीम में उससे भी बड़े हरामी हैं और मौका देखकर वो उसे मार देंगे, और अगर वो उसकी टीम में होता तो लाइट बंद होते ही सबसे पहले वो उसे मारता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। गियोन की बातें सुनकर दोक्सू डर जाता है और वो अपनी टीम से कहता है कि वो आज़ाद कोई हमला नहीं करेंगे। और तभी हम एक गार्ड के साथ डॉक्टर को कहीं जाते हुए देखते हैं और साथ ही वो उसकी सारी फुटेज कैमरे से गायब कर देते हैं। 1 मिनट में लाइट्स ऑफ होने वाली थी, तभी वो सब प्लान बनाते हैं कि वो लोग बारी बारी से जाकर पहरा देंगे। तभी सांगो कहता है कि 2 लोग जाकर पहरा देंगे क्योंकि अगर एक को नींद आ जाए या फिर दूसरा सामने वाली टीम से मिलकर उन्हें धोखा ना दे दे, इसलिए 2 लोग जाकर पहरा देंगे और सबसे पहले सांगवू और अली पहरा देंगे, जिसके बाद गियोन और वो बूढ़े अंकल पहरा देंगे। उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और सारे स्टाफ वर्कर अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन तभी 2 स्टाफ वर्कर रुक जाते हैं और चुपके से कहीं और जाने लगते हैं और उसमें से एक जुनहू भी होता है। दूसरी तरफ सांगवू और अली बैठकर पहरा देते हैं। अली ने अपना हिस्से का भुंटा बचा कर रखा था जिसे वो सांगवू को देता है। सांगवू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर अली कहता है कि आज वो उसकी वजह से जिंदा है और वैसे भी उसने उसे घर जाने के लिए बस का किराया दिया था और वो उसके लिए कुछ करना चाहता था। जिसके बाद सांगवू उस भुंटे के 2 हिस्से कर देता है और एक हिस्सा वो अली को भी देता है। अली और सांगवू के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होने लगती है। तभी सांगवू अली से उसकी फैमिली और वो यहाँ इस गेम में कैसे आया इस बारे में पूछता है, जिस पर अली बताता है कि उसके पेरेंट्स और भाई बहन पाकिस्तान में रहते हैं और वो अपनी वाइफ और 1 साल के बेटे के साथ कोरिया में रहता है और वो यहाँ काम करने आया था, लेकिन काम करने के बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो इस जगह पर आया। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जुनहू और उस दूसरे स्टाफ वर्कर को दिखाते हैं जो सिकरे रास्ते से नीचे की तरफ जाते हैं। तभी वो दूसरा स्टाफ वर्कर जुनहू से पूछता है कि वो कल क्यों नहीं आया, उसकी वजह से कल डिलीवरी भी नहीं हो सकी और कल तो उसने उसे बचा लिया, लेकिन अगर उसने ऐसा दोबारा करा तो वो उसे अगली बार नहीं बचाएगा। उसके बाद वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ स्टाफ वर्कर डॉक्टर के साथ मिलकर बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और ये सब जुनहू देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर चुपके से गैर कानूनी काम हो रहे हैं। उन सब की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग फ्रेश ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को अंडर वाटर ड्राइव मारकर एक शिप में डिलीवर करते हैं और ये सब वो काफी वक्त तक करते आ रहे हैं और इन सब के बारे में उन कुछ लोगों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि फ्रंट मैन को भी कुछ नहीं पता था। उसके बाद दूसरी तरफ सांगवू घ्यून को उठाता है क्योंकि अब उसकी और बूढ़े अंकल की बारी थी पहरा देने की। उसी वक्त हम दोक्सू को भी देखते हैं जिसे डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि कभी उसकी आग लग जाए और उसकी टीम वाले मौका देकर उसे मार ना दे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक एक करके बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहा था। तभी स्टाफ मेंबर डॉक्टर से कहता है कि अगर वो उसे काम सिखा दे तो वो उसे बेहतर कर सकता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो वो खुद ही सब कर ले।
ये सुनकर स्टाफ मेंबर कहता है कि वो इतना एक्सपर्ट है तो वो पिछली बार आंखें निकालते हुए बर्बाद नहीं करता और उसकी वजह से बायर ने उसे खूब सुनाया। जिस पर डॉक्टर कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो इंसान जिंदा था और उसे होश आ गया था, जिस वजह से वो हिलने लगा था। इसी भी दूसरा स्टाफ मेंबर कहता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सी बस आती होगी। दूसरी तरफ गियोन और बूढ़े अंकल पहरा दे रहे थे। तभी गियोन को एक विजन आता है जिसमें वो एक आर्मी और पुलिस वालों को देखता है और वो पुलिस वाले उस आदमी को मार देते हैं। तभी बूढ़ा अंकल उससे पूछता है कि वो इतनी गहराई से क्या सोच रहा है। तभी गियोन बताता है कि कुछ सालों पहले वो एक कार कंपनी में काम करता था और जिस कंपनी में वो काम करता था वहाँ के लोगों ने अचानक से वर्करों को कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। उन लोगों ने कंपनी को बर्बाद कर दिया था और सारा इल्जाम उन सब वर्कर पर लगा दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्से में थे और ऐसे ही वो लोग बैरिकेड लगाकर स्ट्राइक करते थे। लेकिन एक दिन वहाँ पर पुलिस आ गई और इस चक्कर में उनका एक दोस्त मारा गया। तभी वो बूढ़े अंकल बताते हैं कि उसे याद है कि 10 साल पहले किसी कार कंपनी में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आई थी और किसी की मौत भी हो गई थी। उसी वक्त गुन बताता है कि उस वक्त उसकी बेटी भी पैदा होने वाली थी और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तभी बूढ़े अंकल की तबीयत खराब होने लगती है। गियोन चेक करता है तो देखता है कि बूढ़े अंकल को बहुत तेज बुखार है। जिसके बाद वो बूढ़े अंकल को लिटा देता है और उसके सर पर गीली पट्टी रखने की सोचता है, लेकिन उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया था। तभी सिवी उठ जाती है और उसे अपनी बोतल देती है। उसके बाद वो दोनों बैठकर पहरा देते हैं। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब किसी शख्स की बात कर रहे होते हैं। वो सब कहते हैं कि वो जब उस शख्स के पार्ट निकाल रहे थे वो अचानक से ज़ोंबी की तरह उठकर बैठ गया था और लटकती हुई आंख से उन्हें घूर रहा था। और उस दिन उस ज़ोंबी शख्स के ऑर्गन के लिए उन्हें अच्छे पैसे भी नहीं मिले क्योंकि उसकी एक ही किडनी थी। तभी जुनू पूछता है कि फिर उस ज़ोंबी का क्या हुआ। ये सुनकर वो सब उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने उस शख्स को एक लोखंड के डंडे से पीट कर मार दिया। लेकिन वो ये सब क्यों पूछ रहा है? उसने भी तो सब कुछ देखा था और उसने खुद ही तो उस बॉडी को ठिकाने लगाया था। उन सबको जुनू पे शक होने लगता है। तभी जुनू अपनी गन निकालने लगता है। उसे पता था कि अब वो पकड़ा जाने वाला था, लेकिन तभी डॉक्टर चिल्लाता है और कहता है कि वो लोग उसे काम पर फोकस करने दें। और इस सब की वजह से उन सबका ध्यान जुनू पर से हट जाता है। उसके बाद जुनू और एक स्टाफ वर्कर मिलकर ऑर्गन्स को बैग में डालकर शिप में डिलीवरी करने के लिए लेकर जाते हैं। वो लोग एक किचन में जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा फ्रिज के पीछे एक खुफिया रास्ता होता है। फ्रिज के पीछे एक रस्सी थी जिसे खींचकर वो लोग फ्रिज को वापिस से अपनी जगह पर रख देते हैं। जिसके बाद वो उस खुफिया रास्ते से होते हुए सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब भी होता है जिसे देखकर जुनू उस बॉम्ब के बारे में पूछता है, जिस पर वो दूसरा स्टाफ वर्कर बताता है कि ये रास्ता वीआईपी लोगों के लिए इमरजेंसी में निकलने के लिए बनाया गया है और जब वीआईपी लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो वो लोग इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। तभी जुनू पूछता है कि वो वीआईपी लोग कौन है। जुनू की बातें सुनकर उस स्टाफ वर्कर को उस पर शक होता है और तभी वो जुनू के गले पर नाइफ रखता है और उसे उसका मांस उतारने को कहता है। तभी जुनू अपना मांस उतारता है और जुनू को देखकर वो स्टाफ वर्कर उससे पूछता है कि वो कौन है। तभी जुनू अपनी गन निकालता है और उस स्टाफ वर्कर को मांस उतारकर उसका चेहरा दिखाने को कहता है, जिसके बाद वो स्टाफ वर्कर अपना मास्क उतारता है। तभी जुनू स्टाफ वर्कर से उस आदमी के बारे में पूछता है जिससे वो ज़ोंबी कहकर बुला रहे थे और उस आदमी के पास एक किडनी इसलिए थी क्योंकि उसकी एक किडनी उसके अंदर थी और वो उसका भाई था। तभी वो स्टाफ वर्कर कहता है कि वो लोग जिसकी बात कर रहे थे वो आदमी नहीं औरत थी। जुनू कहता है कि वो इस बात पर यकीन कैसे करे, जिस पर वो स्टाफ वर्कर कहता है कि अगर उसे उस पर यकीन नहीं है तो वो जाकर लिस्ट चेक कर ले। जुनू कहता है कि वो किस लिस्ट की बात कर रहा है। तभी वो स्टाफ वर्कर बताता है कि सब प्लेयर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मेडिकल रिकॉर्ड रखे होते हैं। जुनू पूछता है कि वो लिस्ट कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि वो लिस्ट उसे सीढ़ियों के ऊपर फ्रंटमैन के कमरे में मिलेगी। उसके बाद जुनू उस आदमी को शूट करके मार देता है। उसके बाद डॉक्टर उनसे अगली गेम के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि अभी उन्हें नेक्स्ट गेम के बारे में नहीं बताया गया है। जिस पर डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो जाकर अपने बॉस से पूछे क्योंकि उसे अभी इस गेम के बारे में जानना है। तभी वो डॉक्टर से कहते हैं कि वो वापिस जाकर सो जाए, अगली गेम स्टार्ट होने से पहले वो उसे बता देंगे। लेकिन तभी डॉक्टर उन पर अटैक करता है और कहता है कि अगर उसे पता नहीं चला कि नेक्स्ट गेम क्या है तो वो उसे आज रात मार देंगे, इसलिए वो जाके नेक्स्ट गेम के बारे में पता लगाए। तभी वो चालाकी से डॉक्टर पर हमला करते हैं, जिसके बाद उनके बीच में हाथापाई होने लगती है और तभी डॉक्टर एक स्टाफ मेंबर को मार देता है, जिसके बाद डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वो दूसरा स्टाफ मेंबर गन लेकर उसका पीछा करने लगता है। डॉक्टर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाता रहता है और तभी वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उन्होंने सेकंड गेम हनीकॉम्ब गेम खेला था। तभी वो गार्ड भी उसके पीछे आ जाता है और डॉक्टर को शांत होने को कहता है और बोलता है कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो गार्ड बताता है कि किसी भी एक प्लेयर का गायब होना बहुत बड़ी मुश्किल आ सकता है, लेकिन उन लोगों को गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अगर वो पकड़ा गया तो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए वो वापस जाए और जब उसे गेम का पता चल जाएगा तो वो उसे बता देगा। ये सब सुनकर भी डॉक्टर उस पर यकीन नहीं करता है। तभी वो गार्ड अपनी गन नीचे रखता है और अपना मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि वो चुपचाप वापस सोने चले जाए और इससे वो दोनों बच जाएंगे। ये सब सुनकर डॉक्टर के हाथ में जो रोड था उसे वो गिरा देता है और कहता है कि उसे क्या करना होगा। तभी वो गार्ड एक नाइफ निकालकर डॉक्टर को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर फ्रंटमैन आकर उसके हाथ पर शूट कर देता है और उसके पास जाता है और कहता है कि चाहे वो ऑर्गन्स के पार्ट को बेचे
या फिर कुछ भी करे, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने यहाँ का रूल तोड़ा है, जो है इक्वालिटी, जो हर एक प्लेयर के बीच में है। यहाँ पर हर एक गेम ईमानदारी से खेला जाता है, लेकिन उसने इस रूल को तोड़ दिया है और इसलिए फ्रंटमैन उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो लोग डॉक्टर को भी मार देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं, जो फ्रंटमैन के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए पैसेज के कोने में पहुंचता है और वो देखता है कि वो जगह लॉक है, जिसके बाद वो अपनी गन से लॉक को तोड़ देता है, जिसकी हल्की सी आवाज़ फ्रंटमैन को सुनाई देती है, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। तभी फ्रंटमैन उन स्टाफ लोगों की बॉडीज को देखता है जो चुपके से इलीगल काम कर रहे थे। तभी फ्रंटमैन कहता है कि अभी भी एक वर्कर मिसिंग है, जिसने स्टाफ वर्कर 28 को शूट किया है और वो स्टाफ वर्कर 29 था। फ्रंटमैन उस आदमी के सर से गोली निकालकर देखता है, जिसके बाद वो हर जगह उस स्टाफ वर्कर 29 को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड हॉल में प्लेयर्स के पास आकर उन्हें लाइन बनाने को कहते हैं। वो लोग बूढ़े अंकल को भी उठने को कहते हैं, लेकिन तभी ग्यून कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तभी भी गार्ड उसकी नहीं सुनते हैं और बूढ़े अंकल का ब्लैंकेट हटाते हैं और देखते हैं कि बूढ़े अंकल ने बेड पर टॉयलेट कर दिया है। दूसरी तरफ खुफिया रास्ते से जुनू फ्रंटमैन के कमरे में आ जाता है, जहाँ उसे एक कमरे में प्लेयर्स की फाइल रखी हुई दिखती है। तभी जुनू 2020 की फाइल चेक करता है, जो अभी के प्लेयर्स थे, और उसमें उन सारे 456 प्लेयर की डिटेल थी जो अभी सारे गेम खेल रहे थे। जुनू उस लिस्ट को चेक करता है और देखता है कि उन प्लेयर में से कोई एक उसका भाई तो नहीं, लेकिन उस लिस्ट में उसके भाई की कोई डिटेल नहीं थी। इसका मतलब ये था कि प्लेयर में से कोई भी उसका भाई नहीं था। तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें विनर की लिस्ट थी और तभी उसे पता चलता है कि ये गेम 1988 से चलता आ रहा है और हर साल गेम खेला जा रहा था। और उस बॉक्स में विनर्स की लिस्ट थी जिसमें विनर्स के नाम लिखे हुए थे। और तभी जुनू विनर्स की लिस्ट में अपने भाई का नाम भी देखता है, जो प्लेयर नंबर 132 था और वो 2015 का विनर था। ये देखकर वो भागता हुआ 2015 की फाइल ढूंढने जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हर साल की फाइल रखी हुई थी जिसमें हर प्लेयर की लिस्ट थी। तभी जुनू को 2015 की प्लेयर्स की लिस्ट मिलती है और तभी जुनू प्लेयर्स की लिस्ट में अपने भाई का नाम भी देखता है, जिसका मतलब ये था कि उसका भाई भी 2015 में इस गेम का हिस्सा था। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है सारे प्लेयर्स को दिखाते हुए, जो हॉल में लाइन बनाकर खड़े थे और गार्ड उन्हें चेक कर रहे थे। तभी ग्यून देखता है कि बूढ़े अंकल की पैंट टॉयलेट की वजह से गीली है, इसलिए उस बूढ़े अंकल को ऑकवर्ड ना लगे ग्यून अपनी जैकेट उतारकर उस बूढ़े अंकल की कमर में बांध देता है। उसके बाद उन्हें अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। तभी वो सब देखते हैं कि डॉक्टर और वो सारे वर्कर जो इलीगल काम कर रहे थे उनकी बॉडी को लटकाया जाता है, ताकि सभी देख सके कि जो भी गेम का रूल तोड़ेगा तो उनके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ जुनहो विनर लिस्ट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और वहाँ पर रखे टेप रिकॉर्डर के फोटो क्लिक करता है। तभी उसे टेलीफोन की घंटी की आवाज़ आती है। जुनू उस फोन को उठाने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रंटमैन आ जाता है, जिसे देखकर जुनू छुप जाता है। फ्रंटमैन टेलीफोन उठाता है और किसी से कहता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब ठीक है और जब वीआईपीस आएंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, गेम शेड्यूल्स के हिसाब से ही होगा। और ये कहकर फ्रंटमैन फोन रखकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जुनू उसी नंबर पर दोबारा से डायल करता है, लेकिन फोन नहीं लगता है। दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स गेम हॉल में आते हैं और उन सबसे कहा जाता है कि फोर्थ गेम दो प्लेयर के बीच में खेला जाएगा, इसलिए वो आपस में हैंडशेक करके अपने पार्टनर को चुन लें और पार्टनर चुनने के लिए उन्हें 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। उसके बाद सारे प्लेयर्स हैंडशेक करके अपने अपने पार्टनर चुनने लगते हैं। तभी हान मिन्यू ग्यून के पास आती है और उसका पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन ग्यून उसका पार्टनर नहीं बनता है। जिसके बाद वो सांगवू के पास जाती है, लेकिन सांगवू भी उसे अपना पार्टनर नहीं बनाता है। जिसके बाद वो दूसरों के पास पार्टनर बनने के लिए चली जाती है। तभी ग्यून अपने बचपन के दोस्त सांगवू को अपना पार्टनर बनाने की सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सांगवू अली को अपना पार्टनर बनाने को कह रहा है। सांगवू अली से कहता है कि यहाँ पर सारे गेम्स के लिए या तो स्मार्ट प्लेयर चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग, और अगर वो टीम बन जाए तो वो बहुत सी टीमों को हरा सकते हैं। जिसके बाद अली और सांगवू पार्टनर बन जाते हैं। तभी बूढ़े अंकल ग्यून के पास आते हैं और ग्यून को लगता है कि वो बूढ़े अंकल पार्टनर बनने के लिए उसके पास आ रहे हैं, लेकिन तभी वो बूढ़े अंकल ग्यून को अपनी जैकेट पहनने को देते हैं, क्योंकि ग्यून ने अपनी जैकेट बूढ़े अंकल की कमर में बांधी थी। और तभी वो बूढ़े अंकल कहता है कि अगर वो जैकेट नहीं पहनेगा तो सब उसे अच्छा नहीं समझेंगे, और ये कहकर बूढ़ा अंकल चला जाता है। उसके बाद जियोंग सीबो के पास जाती है और उसे उसकी पार्टनर बनने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों पार्टनर बन जाती है। उसी बीच एक आदमी ग्यून के पास आता है और उसका पार्टनर बनने को कहता है, और वो बताता है कि वो एक मैथ्स टीचर है और वो बहुत फिट है, इसलिए वो उसके साथ टीम बना ले, वरना वक्त बीत जाएगा और वो टीम नहीं बना पाएगा। तभी वो आदमी ये भी बताता है कि डॉक्टर के मरने के बाद अब सिर्फ 39 लोग बचे हैं, इसलिए जब सब लोग पार्टनर बना लेंगे तो एक प्लेयर बच जाएगा, जिसका मतलब ये था कि वो प्लेयर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो मारा जाएगा। और उस आदमी को लगता है कि वो प्लेयर और कोई नहीं, वो बूढ़ा अंकल होगा। वो आदमी पार्टनर बनने के लिए ग्यून की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन ग्यून उसे अपना पार्टनर नहीं बनाता है। जिसके बाद ग्यून बूढ़े अंकल के पास जाता है और उसे अपना पार्टनर बना लेता है, क्योंकि अगर बूढ़े अंकल का कोई पार्टनर नहीं बनता है तो वो बूढ़े अंकल एलिमिनेट हो जाएंगे, और ग्यून नहीं चाहता था कि वो बूढ़े अंकल मारे जाए। उसके बाद पार्टनर चुनने का टाइम खत्म हो जाता है और सब लोग अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं। वहाँ पर ज्यादातर लोग अपने दोस्तों को या फिर अपने करीबी पहचान वालों को अपना पार्टनर बनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हान मिन्यू को कोई अपना पार्टनर नहीं बनाता है और वो लास्ट में बच जाती है। हान मिन्यू के करके सब प्लेयर्स के पास जाती है और कहती है कि वो हर गेम में स्ट्रॉन्ग है और वो सब कुछ कर सकती है, वो उसे अपना पार्टनर बना ले। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था। जिसके बाद वो सब प्लेयर्स वहाँ से चले जाते हैं और वो अकेली वहाँ पर रह जाती है, और तभी गार्ड आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसके चिल्लाने की आवाज़ बाकी सब प्लेयर्स भी सुनते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एलिमिनेट हो गई है और अब वो मारी जाएगी।
तभी हम सारे प्लेयर्स को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल घर बने होते हैं। तभी स्पीकर में अनाउंस होता है कि सारे प्लेयर्स स्टाफ के साथ जाकर अपनी पोजीशन ले लें। तभी सांगवो अली से कहता है कि वो घबराए नहीं, वो जरूर जीतेंगे और एंड में पैसा लेकर अपनी फैमिली के पास वापस जाएंगे। दूसरी तरफ बूढ़े अंकल घिन से बताते हैं कि वो बचपन में ऐसी जगह पर रहता था। उसके बाद हर एक प्लेयर को एक एक पाउच दिया जाता है और हर पाउच में 10 कंचे होते हैं। कंचे को देखकर बूढ़े अंकल बताते हैं कि जब वो छोटा था तो वो बहुत सारे कंचे खेलता था और वो इस गेम में बहुत माहिर है। और ये सुनकर घिन भी खुश होता है और कहता है कि वो भी कंचे खेलता था। तभी बूढ़े अंकल गांगबू के बारे में बताते हैं। बूढ़े अंकल बताते हैं कि गानबू एक ऐसा दोस्त होता है जिसके साथ हम अपने कंचे, दागची और अपना सब कुछ शेयर करते हैं। ये सुनकर घिन कहता है कि अब वो दोनों गांगबू है और वो दोनों मिलकर सारे कंचे जीत लेंगे। तभी उन्हें गेम के बारे में बताया जाता है कि उन्हें दिए गए 10 कंचों के साथ उन्हें अपने पार्टनर के अगेंस्ट खेलना है और वो जो चाहे वो गेम खेल सकते हैं। और जो प्लेयर अपने पार्टनर के 10 कंचों को हासिल कर लेगा वो प्लेयर जीत जाएगा और उन दोनों पार्टनर में से जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और गेम खत्म करने के लिए उन्हें 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर के साथ नहीं उनके अगेंस्ट खेलना था। वहाँ पर हम एक हस्बैंड और वाइफ को भी देखते हैं जो पार्टनर बने थे, लेकिन अब उन्हें भी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना होगा। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। तभी अली सांगवो से कहता है कि वो उसके साथ गेम नहीं खेल सकता, जिस पर सांगवो कहता है कि अगर वो दोनों ऐसे खड़े रहे तो वो दोनों मारे जाएंगे। जिसके बाद सांगवो अली से इवन और रोड गेम खेलने को कहता है। सांगवो अली से पूछता है कि क्या वो ये गेम जानता है, जिस पर अली कहता है कि उसे नहीं पता कि ये गेम कैसे खेलते हैं। तभी सांगवो अली को इवन और रोड गेम खेलना सिखाता है। दूसरी तरफ हम सीबियोक और जियोंग को देखते हैं। सीबियोक उससे पूछती है कि उन्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए। तभी जियोंग कहती है कि वो एक ही राउंड में गेम खत्म करेंगे और वो लास्ट में खेलेंगे और उनके पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए वो दोनों बैठकर बातें करेंगे और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो वो दूसरों को नहीं बता सकते। और वैसे भी इन दोनों में से एक मरने ही वाला है तो वो एक दूसरे को कुछ भी बता सकते हैं। दूसरी तरफ हम घिन और बूढ़े अंकल को देखते हैं। बूढ़े अंकल भूल जाते हैं कि वो गेम खेल रहे थे और उन्हें वो जगह अपने गाँव की तरह लगती है और वो चारों तरफ अपना घर ढूंढने लगते हैं। तभी घिन कहता है कि उन्हें गेम शुरू करना होगा वरना गार्ड उन दोनों को मार देंगे, लेकिन अंकल कहता है कि वो बच्चा नहीं है जो कंचे खेलेगा। तभी घिन को गुस्सा आता है और वो अंकल से कहता है कि अगर वो ऐसे खड़े रहे तो वो दोनों मारे जाएंगे और वैसे भी उसके दिमाग में ट्यूमर है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे तो यहाँ से जिंदा बाहर वापस अपनी फैमिली के लिए निकलना है। उसके बाद हम दोक्सू को देखते हैं जो अपने साथी के साथ खेल रहा था और वो दोक्सू के सारे कंचे जीत रहा होता है। तभी दोक्सू कहता है कि वो अभी तक उसका बताया हुआ गेम खेल रहा था, लेकिन अब उसे उसका बताया हुआ गेम खेलना होगा। जिसके बाद दोक्सू जमीन पर एक होल करता है और कहता है कि वो बारी बारी एक एक कंचा होल में फेंकेंगे और जिसका भी कंचा होल में जाता है तो वो वहाँ पर जितने भी बड़े कंचे होंगे वो सब उठा लेगा। दूसरी तरफ अली सांगवो से जीत रहा होता है और अब सांगवो के पास सिर्फ एक ही कंचा बचा था। तभी सांगवो अली को धोखेबाज बोलता है और कहता है कि वो चीटिंग कर रहा है। उसने तो उससे कहा था कि उसने आज से पहले कभी ये गेम नहीं खेला है तो वो लगातार जीत कैसे रहा है। तभी गार्ड सांगवो पर गन पॉइंट करता है। दूसरी तरफ हम जियोंग और सीबियो को देखते हैं। तभी वो सीबियोक से पूछती है कि अगर वो ये पैसे जीत लेती है तो वो क्या करेगी। जिस पर सीबियोक कहती है कि वो अपने छोटे भाई को बाहर निकालेगी और एक घर खरीदेगी और अपनी मोम को नॉर्थ कोरिया से लेकर आएगी, जिसके बाद वो खुशी खुशी उस घर में रहेंगे। तभी जियोंग सीबियोक से कहती है कि जब वो दोनों यहाँ से निकलेंगे तो वो उसे बताएगी कि साउथ कोरिया में कैसे फन करते हैं। लेकिन तभी वो रियलाइज़ करती है कि वो दोनों साथ इस जगह से नहीं निकल सकते क्योंकि उन दोनों में से एक अभी मर जाएगा। दूसरी तरफ गिहुन और बूढ़े अंकल इवन और रोड गेम खेलते हैं जिसमें अंकल गिहुन से लगातार जीत रहे होते हैं। उसके बाद सांगवो अपने बिहेवियर के लिए अली से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अगर मर गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा, जिस पर अली कहता है कि उसकी भी फैमिली है। तभी सांगवो अली से कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करे तो वो दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। अली उससे पूछता है कि उसका प्लान क्या है, जिस पर सांगवो बताता है कि सारी टीमों में से बहुत सी टीम वक्त पर विनर डिसाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि 30 मिनट में हर कोई जीतेगा और हारेगा या फिर खेलते ही रहेगा और वक्त खत्म होने के बाद जो टीम बच जाएगी उनके बीच में फिर से एक और गेम होगा विनर डिसाइड करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें दूसरी टीमों के साथ खिलाएंगे जिसमें वो दोनों टीम की तरह मिलकर दूसरी टीमों को हरा देंगे और वो दोनों यहाँ से जीत कर निकलेंगे। उसके बाद अली सांगवो से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो दोनों ये गेम जीत सकते हैं, जिस पर सांगवो से हाँ बोलता है और कहता है कि वो उसका प्लान सुन ले। अगर उसे उसका प्लान पसंद नहीं आएगा तो वो खुद उसे अपना लास्ट कंचा दे देगा। सांगवो अली से बताता है कि उन्हें अलग अलग जाकर ढूंढना होगा कि कौन सी टीम में कोई विनर नहीं है और जो टीम खेल रही है उनमें से उसे ऐसे प्लेयर ढूंढने होंगे जिसकी उम्र कम हो या फिर उनकी उम्र ज़्यादा हो। अली सांगवो की बातों में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सांगवो अली को रोकता है और कहता है कि ऐसे हाथों में कंचे के पाउच को कैरी करना डेंजरस है, इसलिए सांगवो से पाउच मांगता है और पाउच को बांधने के लिए अपनी टी शर्ट को फाड़ता है। उसी बीच गोलियों की आवाज़ से अली का ध्यान भटकता है और तभी सांगवो चुपके से अली के पाउच से अपना पाउच बदल देता है और अली के गले में डाल देता है और कहता है कि जब 3 मिनट बचेंगे तो वो यहीं पर आकर मिलेंगे। उसके बाद अली वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीबियोक और जियोंग अपनी लाइफ की स्टोरी एक दूसरे को बताती है। तभी जियोंग सीबियोक से बताती है कि एक दिन जब वो स्कूल से घर वापस आई थी तो उसने फ्लोर पर अपनी मोम को मरा पड़ा देखा और उसके पास में उसके फादर नाइफ लेकर खड़े थे। और उसके बाद एक दिन उसके फादर भी जमीन पर मरे पड़े थे और इस बार उसके पास चाकू लेकर वो खड़ी थी, जिसके बाद वो जेल चली गई थी। जियोंग बताती है कि जब वो जेल से बाहर निकली थी तो बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा था और उसे ऐसा लगा था कि वो उसके डेट के लेनदार थे जो उससे कर्जा लेने आए थे, लेकिन उसने उसे काट दिया और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई।
इन सब बीच में वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हार जाते हैं उन्हें एलिमिनेट यानी शूट करके मार दिया जाता है। दूसरी तरफ बूढ़े अंकल इवन और ओड गेम में माहिर होते हैं और वो ग्यून से सारे कंचे जीत लेते हैं। तभी ग्यून के पास गार्ड आता है उसे शूट करने के लिए, लेकिन ग्यून कहता है कि उसके पास अभी भी एक कंचा बचा है। दूसरी तरफ दोक्सू और उसके पार्टनर हॉल में अपना अपना कंचा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी कंचा हॉल में नहीं जाता है और अब उन दोनों के पास सिर्फ एक ही कंचा बचा था। दोक्सू अपना कंचा हॉल में डालता है, लेकिन वो कंचा भी हॉल में नहीं जाता है। उसके बाद जैसे उसका पार्टनर अपना कंचा फेंकता है तो वो गलती से उसका कंचा दोक्सू के कंचे से टकरा जाता है और दोक्सू का कंचा हॉल में चला जाता है, जिस वजह से दोक्सू सारे कंचे जीत जाता है। उसका पार्टनर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी गार्ड उसे शूट करके मार देते हैं। दूसरी तरफ ग्यून के पास अब सिर्फ एक ही कंचा बचा था, जिसके बाद वो दोनों फिर से खेलना स्टार्ट करते हैं और अंकल ओड नंबर बोलते हैं और ग्यून से जीत जाते हैं। लेकिन तभी अंकल भूल जाते हैं कि उन्होंने ओड नंबर कहा था या फिर इवन नंबर। लेकिन तभी ग्यून ना चाहते हुए भी बूढ़े अंकल से झूठ बोलता है कि उसने इवन नंबर कहा था और ऐसे ग्यून अंकल से सारे कंचे जीत जाता है। जिसके बाद सारे कंचे जीतकर ग्यून गार्ड के पास जाता है, लेकिन तभी वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि उसके पास अभी भी एक कंचा बचा है। दूसरी तरफ हम अली को देखते हैं जो सारे प्लेयर्स को चेक कर रहा होता है कि उनमें से कौन यंग है और कौन ओल्ड। और इसी में सांगू अली के कंचों में अपना लास्ट कंचा डालकर पूरे 20 कंचे कर लेता है और वो गार्ड को जाकर दे देता है। तभी गेम खत्म होने में 3 मिनट बाकी होते हैं, जिसे देखकर अली वापिस सांगू के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर सांगू नहीं होता है। और तभी अली अपना पाँव चेक करता है जिसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं और ये देखकर अली समझ जाता है कि सांगू ने उसे धोखा दिया। और तभी उसी वक्त अली के पीछे से गार्ड आकर उसे शूट करके मार देता है। टाइम खत्म होने वाला होता है और अब सीबियोक और जियोंग खेलने जाती है। जियोंग सीबियोक से कहती है कि जो भी दीवार के करीब सबसे नज़दीक कंचा फेंकेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। गेम स्टार्ट करने से पहले वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताती है। उसके बाद सीबियोक वॉल की तरफ कंचा फेंकती है, जिसके बाद जियोंग की बारी आती है, लेकिन तभी जानबूझकर वो कंचा अपने हाथ से गिरा देती है, जिसका मतलब ये था कि सीबियोक ये गेम जीत गई है। सीबियोक उससे पूछती है कि उसने जानबूझकर ऐसा क्यों किया, जिस पर जियोंग कहती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, लेकिन उसके पास उसकी फैमिली है, इसलिए उसे इस जगह से जिंदा बाहर निकलकर अपनी माँ और भाई से मिलना होगा। उसके बाद गार्ड जियोंग को शूट करके मार देते हैं। दूसरी तरफ अंकल फिर से अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ग्योन अंकल से कहता है कि उन्हें एक और राउंड खेलना होगा, लेकिन अंकल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन तभी ग्योन अंकल से कहता है कि उसके पास अभी भी एक कंचा बचा है और उसे उसके साथ खेलना होगा, लेकिन अंकल अपने गांव और बीवी बच्चों की बातें करने लगते हैं। तभी ग्योन अंकल से भीख मांगता है और एक और राउंड खेलने को कहता है। तभी अंकल कहते हैं कि वो दोनों अपने सारे कंचों को दाव पर लगाकर खेलेंगे, जिस पर ग्योन कहता है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं, वो एक कंचे के लिए अपने सारे कंचों को दाव पर कैसे लगा दे। तभी अंकल कहते हैं कि इतनी देर तक उसने उसका बेवकूफ बनाकर उसके सारे कंचे ले लिए, तो इसमें वो क्या कहना चाहता है। ये सुनकर ग्योन चौंक जाता है कि बूढ़े अंकल को सब पता था कि उसने उसका बेवकूफ बनाकर उसके सारे कंचे ले लिए। ग्योन अंकल से माफी मांगता है और अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा होता है। तभी अंकल अपना बचा हुआ लास्ट कंचा भी ग्यून को दे देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों गांगबू है और गांगबू अपना सब कुछ दूसरे गांगबू को शेयर करता है। उसके बाद बूढ़े अंकल ग्यून को हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं और ये सब देखकर ग्यून रोने लगता है और वो दोनों गले मिलते हैं। तभी टाइम भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद ग्यून रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त अंकल को अपना नाम याद आ जाता है और वो ग्यून को अपना नाम ओ इल नाम बताते हैं और तभी बूढ़े अंकल के पास गार्ड आ जाता है उन्हें शूट करने के लिए। ग्यून वहाँ से जाने लगता है और तभी ग्यून को शूट करने की आवाज़ आती है, जिसका मतलब ये था कि गार्ड ने अंकल को शूट करके मार दिया है और ग्यून रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है।